में फिगर तुरंत भी लग जाता है क्या? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने खनिज लवण के लास्ट स्टेज पे लास्ट टॉपिक पर, इसके पहले इसमें जितना भी प्राथमिकता देते था सभी लगभग हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। प्राथमिक में भी 7 थे तो कंप्लीट हो गया था, और द्वितीयक में भी बस थोड़े से, जैसे कि आज मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया और सल्फर हो गया, और एक एक दो लाइन की जो हमारी क्रोमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, इसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है या कितना जरूरी है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस व सोडियम कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में मैग्नीशियम का भी कार्य होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए होता है। जिस प्रकार जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, तो जो है हमारे चार खनिज लवण, ये भी सभी हमारे क्या खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर, जिस प्रकार हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं, कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में क्या करता है, कार्य करता है। मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में हमारे शरीर में कार्य करता है। तो सबसे इसका जो मुख्य कार्य होगा वृद्धि और विकास के लिए, सबसे इसका जो मुख्य कार्य होगा यहाँ पे देख लेते हैं। ये सब हमारे शरीर में क्या करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास का सबसे ज्यादा इनका योगदान होता है, कैल्शियम, फास्फोरस सबका। तो मैग्नीशियम का भी हमारे शरीर में मुख्य कार्य, मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि और विकास में है। इसमें है शारीरिक वृद्धि एवं विकास में, विकास से कि हमारे शरीर में जो ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये किसके साथ कार्य कर रहा है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर के साथ। तो ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम का भी हमारे शरीर में यही कार्य है। अब इसमें देखते हैं कि हड्डी कितना हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो मैग्नीशियम की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है हमारे शरीर में 60 से 70% हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, 60 से 70%। कहाँ पाया जा रहा है, हड्डियों में पाया जा रहा है। किसमें, हड्डियों में।
60 से जो 70% मैग्नीशियम का जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक भाग है वो हमारे शरीर में हड्डियों में पाया जाता है। और 6 से 8% कितना, 6 से 8% ऊतकों में और मांसपेशियों में। कितना, 6 से 8% ऊतकों और मांसपेशियों में पाया जा रहा है और 60 से 70% यहाँ पे। और एक चीज हम यहाँ पे देख ले, 20 से 30% भी हो जाएगा इसमें। इसमें अलग है, 20 से 30% मांसपेशियों में देख लेते हैं, इसमें ज्यादा पाया जाएगा। 60 से 70 हड्डियों में, 20 से 30 मांसपेशियों में, और 6 से 8% कहाँ पाया जा रहा है, ऊतकों में, टिश्यूज में पाया जा रहा है। और अगर एक ब्रॉड व्यक्ति के शरीर में देखते हैं, इसकी मात्रा होनी चाहिए 20 से, कहीं कहीं में 25 देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें 28 देखने को मिलता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति, जो एक वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर में हमें 20 से 28 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। किसके शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ या वयस्क, या वयस्क व्यक्ति के शरीर में 20 से 25, और बुक में अगर हम देखते हैं कहीं हमें 28 ग्राम भी देखने को मिलता है, जो मैग्नीशियम हमारे शरीर में इतनी मात्रा में क्या होता है, उपस्थित रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें प्राप्त कहाँ से हो रहा है। यहीं पे देख लेते हैं मैग्नीशियम की प्राप्ति। हमें प्राप्ति, हमें मैग्नीशियम की प्राप्ति कहाँ से, इसके स्रोत जो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखेंगे अनाज, दाल, लगभग सभी भोज्य पदार्थ में, लगभग सभी भोज्य पदार्थों में देखने को ये हमें मिलता है। लगभग सभी भोज्य पदार्थों में, सभी भोज्य पदार्थों में, जैसे अनाज लिख देते हैं, दाल से अच्छा है। जैसे कि सबसे सही इसका उदाहरण है अनाज, सभी भोज्य पदार्थों में प्राप्त हो रहा है, थोड़े अल्प मात्रा में। जैसे कि हमारा अनाज हो गया, सूखे मेवे हो गया, दाल हो गया, अनाज, सूखे मेवे, दाल आदि, क्या और आदि में पाया जाए, जिससे कि मैग्नीशियम अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है, अल्प मात्रा में ही रहता है। तो इन सब में भी क्या हो रहा है, अल्प मात्रा में ही शरीर में भोज्य पदार्थ है जो हमारे अल्प मात्रा में ही पाया जा रहा है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम इसके कार्य देखेंगे, मैग्नीशियम के कार्य। मैग्नीशियम की कार्य, तो सबसे पहले हमने इसका पहला तो कार्य देखा था किसके, हड्डियों के विकास में देखा था। फिर देखते हैं इसका कार्य जो कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय में सहायक होगा। किसके, कैल्शियम और फास्फोरस के, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय में सहायक होता है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, उपापचय में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस क्या करते, कैल्शियम फास्फोरस मिलकर के कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कर रहा था, जो हमारे शरीर में क्या कर रहे थे, हड्डियों का विकास कर रहे थे। तो कैल्शियम ही हमारा प्राथमिक है, कैल्शियम ही हमारा क्या है,
प्राथमिक है, पहला खनिज लवण है, और फास्फोरस भी हमारा प्राथमिक है। कैप्कस, अगर हमें याद होगा तो कैप्कस की बात हुई थी, कैप्कस NaCl जिसमें जो कैल्शियम फास्फोरस था, प्रथम क्या कहते हैं, खनिज लवण था, जिसे प्राथमिक या मेजर है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 4% मिनरल्स पाए जा रहे थे, 2% हमारा कैल्शियम का, 1% हमारा फास्फोरस का। और फास्फोरस का 80% मिलकर के कैल्शियम के साथ क्या कर रहा था, कैल्शियम फास्फोरस का निर्माण कर रहा था। इसके बाद देखते हैं एंजाइमों की गतिशीलता को बढ़ाता है। क्या करता है, एंजाइमों की गतिशीलता को बढ़ाता है। पढ़ा है? पहला कार्य तो था कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय में मेटाबॉलिज्म में सहायक हो रहा था। मेटाबॉलिज्म हमारे दो प्रकार के हो रहे थे, एक हमारा क्या हो रहा था, अपचय और एक उपचय। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके सहायक, उसके बाद सेकंड इसका जो काम होता है, एंजाइमों को क्या करे, तो गतिशीलता को, जिसके कार्य हो रहे बॉडी में, उसकी गतिशीलता को क्या कर रहा है, वो उसकी गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। फिर ये क्या करता है, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों का क्या कार्य वैसे हमारे शरीर में, इन तीनों का कार्य हृदय को जो क्या करता है, कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम क्या करता है, साथ मिलकर हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम भी, तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम, जो इसका सबसे मेजर है, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, और सोडियम के साथ मिलकर, सोडियम के साथ मिलकर मिलकर क्या करा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करा है। सोडियम के साथ मिलकर हृदय की धड़कन को, किसकी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है, नियंत्रित करने का कार्य। यह भी मैग्नीशियम का ही कार्य है, किसके साथ, कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर। हमें पता है कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम, ये हमारे क्या है, प्राथमिक मुख्य मेजर खनिज लवण है। इनके साथ मिलकर के क्या कर, हृदय की गति को नियंत्रित कर रहा है। फिर देखते हैं मांसपेशियों, नाड़ी, ऊतकों में, मांसपेशियों, किसमें, मांसपेशियों, हृदय, नाड़ी, ऊतकों, ऐसा कोई हमारे शरीर का पार्ट्स नहीं बचा जो क्या मैग्नीशियम में जिसका रोल ना हो। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि मांसपेशियां, नाड़ी, ऊतकों को क्या करता है, नियंत्रित करने में सहायक है, वो नियंत्रित करने में सहायक है, नियंत्रित करने में सहायक है। ये सब मैग्नीशियम की क्या है, मेजर कार्य जो प्रमुख है। मांसपेशियों की भी बात हो रही है यहाँ पे, नाड़ी की भी बात हो और टिश्यू की भी बात हो, उनको क्या करे, वो नियंत्रित करने का कार्य कर उनके में सहायक है। यहाँ पे एक चीज इसमें देखते हैं कि इसका जो कार्य है, इसके बाद जी मैग्नीशियम 2-3 बार लिखने से दिमाग में तो बैठ गया कि हम लोग मैग्नीशियम में टॉपिक चल रहा है। तो देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में एक स्वस्थ व्यक्ति के किसकी बात हो रही है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो अच्छा खासा ठीक ठाक है, स्वस्थ है मेंटली और फिजिकली हर प्रकार से, उस व्यक्ति के रक्त की बात हो रही है। इस व्यक्ति के रक्त में 1 से 6 mg 100 ml क्या पाया जा रहा है, तो मैग्नीशियम जो हो रहा है रक्त में पाया जा रहा है, इतना। सेकंड जो हम इसमें इसका जो कार्य देखते हैं वो देखते हैं मैग्नीशियम के अंदर की त्वचा तथा क्या कहते हैं, रक्त के शीरम में 2 से 3, रक्त के शीरम
2 से 3 इतनी मात्रा में मैग्नीशियम की क्या हो रही है, उपस्थिति हो रही है रक्त के सीरम में और स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है। कौन पाया जा रहा है, मैग्नीशियम की बात कर, रक्त में इतना और रक्त के सीरम में इतनी मात्रा में क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। फिर देखते हैं कि हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ादायक अनुभव महसूस होता है। हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ादायक अनुभव महसूस होता है। जो हमारे हाथ पर कार्य करते करते अगर मैग्नीशियम की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, तो वहां पे हमें हल्का सा क्या महसूस हो रहा है, उसके शरीर में पीड़ा, मतलब पेन की बात हो रही है, दर्द की बात हो रही है कि हल्का उससे दर्द क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है पेशियों में, हाथ पैर के, किसके, हाथ पैर के पेशियों में। अब देखते हैं इसमें नाड़ी संबंधी समस्या, नाड़ी संबंधी समस्या देखने को मिलती है। नाड़ी संबंधी समस्या देखने को मिलती है, इसके साथ इसका जो एक मुख्य होता है वह होता है क्वाशियोकर जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। किससे, मैग्नीशियम से क्वाशियोकर, क्वाशियोकर जैसे रोग भी उत्पन्न होते हैं। क्वाशियोकर रोग जैसे क्या हो रहा है, ये भी हमारे रोग क्या हो रहे हैं, इसकी कमी से उत्पन्न हो रहा है। फिर निराशा का भी क्या होता है, अनुभव होता है। किसका, निराशा का। किसका, निराशा का। कभी कभी होता है ना कि किसी कार्य को करने में मन नहीं लगता। कभी कभी हम कोई एग्जाम देते हैं, हमें लगता है कि हमारी तैयारी बहुत पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन फिर भी जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या होता है, थोड़ा सा हमें निराशा लगती है। हमें एक समझ में ही नहीं आता कि कहाँ हमारी कमी रह गई है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, निराशा लगता है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद खुद को स्ट्रांग करते हैं और कहते हैं नहीं ठीक है, आगे फिर से वैकेंसी आएगी, उसके लिए हम तैयारी में लग जाए, जो हुआ उसे भूल करके आगे हम अपना बेटर करेंगे। ठीक वैसे अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें अंदर से क्या होता है, निराशा फील होती है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई या आलस हो रहा है, किसी कार्य को करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, एनर्जी आपके पास भरपूर है, लेकिन किसी मैग्नीशियम की थोड़ी सी अल्प मात्रा में कमी हो गई तो निराशा का क्या हो रहा है, हमें अनुभव देखने को मिलता है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर हम देखें एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो हमारा मैग्नीशियम का मात्रा है वह 20 से 25 और कहीं कहीं में 20 से 28 देखने को मिलता है। तो ग्राम में क्या होता है, उपस्थिति होती है। अगर उसमें हल्की सी भी कमी होती है तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। हाथ पैरों में क्या होता है, पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, दर्द का महसूस हो जाता है, दर्द हमारे शरीर में क्या आभास होने लगता है। और इसके साथ ही नाड़ी संस्थान संबंधी जितने भी हमें देखने को मिलते हैं, इसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वाशियर का रोग उत्पन्न होने लगता है। क्वाशियर रोग हम लोग को पता है किसकी कमी से होता, एक मैरस्मस और दूसरा हमारा क्वाशियर का रोग हो रहा था प्रोटीन, जब हम लोग पढ़े थे प्रोटीन की कमी से। लेकिन इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है कि अगर मैग्नीशियम की भी कमी हो जाएगी तो हमें क्वाशियर का जैसे रोग क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। इतना हमें मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम जो भी हम लोग पढ़े थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारे टॉपिक में बस इतना ही, हमें बस ये जानना है कि एग्जैक्टली जो हमारे द्वितीय खनिज लवण है 17 प्रकार के, तो हमें उसमें ये जाना क्योंकि हमारे शरीर में कितने परसेंट में मौजूद है, 1% में, 1 को हमने 100 माना, तो हमें ये जानना है कि हमारे शरीर में उनका क्या कार्य है, कितना आवश्यक है, हमारे शरीर में कितने विपस्थितों पे पाया जाता है, किससे कमी हो रही तो किस प्रकार की बीमारी होने लगती, इतनी चीजें हमें इसके बारे में जानना है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात हम करेंगे सल्फर की। किसकी करते हैं, सल्फर। सल्फर, सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर को हम सबसे पहले गंधक भी कहते हैं, गंधक को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एस से। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। और गंधक को किससे प्रदर्शित करें, सल्फर को एस से क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अगर ऐसे तो इसका मतलब सल्फर है गंधक, ये भी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है।
अब शरीर के सभी प्रकार के जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति है और ये दो रूपों में पाई जाती है। शरीर में, क्योंकि सेल्स हमारे शरीर में कहाँ है, सेल्स तो हमारे शरीर के अंदर ही है ना, तो शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर की सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में सल्फर सल्फर कितने रूपों में, दो रूपों में। सल्फर दो रूपों में क्या हो रहा है, दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जा रहा है, दो रूपों में। सल्फर हमारे शरीर में दो रूपों में पाया जा रहा है। जो पहला है हमारा सिस्टीन और दूसरा है हमारा मिथ्योनिन। पहला हमारा सिस्टीन, सिस्टीन मिथ्योनिन। इन्हीं दो रूपों में हमारे शरीर में क्या हो रहा है, सल्फर मौजूद है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। और ये सिस्टीनिन और मिथ्योनिन, ये दोनों क्या, ये दोनों अमीनो अम्ल है, एसिड है। हमारे शरीर में प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों क्या हमारे शरीर में एसिड है, तो प्रोटीन इसमें क्या है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। सिस्टीन और मिथ्योनिन क्या है, अमीनो अम्ल है। ये हमारे शरीर में दो रूपों में पाया जा रहा है। और हम प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर में, प्रोटीन गंधक में 1% होती है। कितनी, 1% पाई जाती है। प्रोटीन हमारे क्या, गंधक में शरीर में 1% पाई जा रही, क्योंकि अमीनो अम्ल हमारे शरीर में दो रूपों में क्या, सिस्टीन और मिथ्योनिन के रूप में हमारे शरीर में सल्फर के रूप में मौजूद है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके प्राप्ति के साधन। प्राप्ति के साधन कि सल्फर हमें प्राप्त कैसे हो रहा है। तो सल्फर जो है, सल्फर हमारे शरीर में इसकी प्राप्ति के साधन है। अंडा हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, सबसे अंडा हो गया हमारा, सबसे ज्यादा अंडा मछली हो गया। उसके बाद दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गया, दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ में क्या हो रहा है, हमारा सल्फर अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। और दूध दूध में सल्फर की क्या जो मात्रा होती है, उत्कृष्ट होती है। दूध में सल्फर उत्कृष्ट मात्रा में होता है, उत्कृष्ट मात्रा में। किसमें, दूध में, सबसे ज्यादा हमें दूध में। और प्राप्ति के साथ अंडा और इसके अंकुरित अनाज भी होते हैं। सल्फर क्या होता है, अंकुरित अनाजों में, जैसे अंकुरित गेहूं, ये सब हमारे इसकी क्या है, प्राप्ति के साधन है। किससे, हमारे शरीर में दो रूपों में पाया जा रहा था। कोशिकाओं में सल्फर दो रूपों में, सिस्टीन और मिथ्योनिन, जो दोनों मिलकर के हमारे क्या है, ये दोनों हमारे अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर में प्रोटीन जो होता है गंधक के साथ 1% हमारे शरीर में क्या होता है, मौजूद होता है। अब इसके हम यहाँ पे कार्य देखते हैं। इसका मतलब सल्फर, और सल्फर के हमें क्या का देखना है, कार्य देखना है। तो सल्फर का कार्य हमारे शरीर में क्या है, नाखून एवं बालों की वृद्धि में सहायक होता है। नाखून एवं
बालों की वृद्धि में सहायक। सबसे पहले इसका जो कार्य है सल्फर का मुख्य बालों नाखून एवं बालों की वृद्धि में कैसा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। बाल एवं नाखून के साथ साथ त्वचा को क्या कह रहा है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी सल्फर हमारा क्या है, सहायक है। इसके बाद हम इसमें देते हैं पाचक एंजाइम और हार्मोन्स में भी क्या है, ये सहायक है। पाचक एंजाइमों पाचक एंजाइमों हार्मोन्स पाचक एंजाइमों हार्मोन्स में क्या है, सल्फर हमारा विटामिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। और विटामिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन आवश्यक है, सल्फर आवश्यक है। पाचक एंजाइम या हार्मोन्स या विटामिन के निर्माण के लिए क्या हो रहा है, आवश्यक है। इसमें जो एक है त्वचा में, जो हमारा त्वचा को क्या रंग प्रदान करने का कार्य करता है, कौन सा त्वचा को हमारे रंग प्रदान करने का, मेलेनिन वर्णक होता है। क्या होता है, मेलेनिन। त्वचा में उपस्थित जो मेलानिन वर्णक होता है, त्वचा में उपस्थित मेलानिन मेलानिन वर्णक, मेलानिन वर्णक क्या करता है, तो मेलानिन वर्णक का जो हमारा कार्य होता है वो हमारे क्या करता है, शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है मेलानिन वर्णक, क्या करता है, शरीर को हमारे रंग प्रदान करने का कार्य कर रहा है। त्वचा को क्या कर रहा है, रंग प्रदान कर रहा है। त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य। तो त्वचा को रंग प्रदान करने का, जैसे कि किसी का फेस क्या होता है, काला, गोरा, सांवला, तो क्या करें, जो त्वचा में हमारे उपस्थित है जो मेलानिन, क्या है, मेलानिन जो हमारा वर्णक है वो हमारे शरीर को त्वचा को क्या करे, रंग प्रदान करने का कैसा रंग, जैसे कि किसी व्यक्ति का रंग काला होता है, किसी व्यक्ति का रंग क्या होता है, गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, तो प्रदान करता है। तो सल्फर उसमें उपस्थित रहता है, जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो सल्फर इसमें क्या हो रहा है, सल्फर हमारा उपस्थित रहता है। सल्फर सल्फर क्या हो रहा है, उपस्थित रह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोग ने मेलानिन वर्णक का सिर्फ दो जगह जिक्र देखा था। एक हम यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर के कार्य में देख रहे हैं, एक हमने और खनिज लवण में देखा था मेलानिन वर्णक का केवल दो जगह, जिसमें कि टैरोसिन अम्ल क्या कर रहा था, मिलकर के सल्फर का निर्माण करने का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे दो जगह हम लोग देखा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेलानिन वर्णक में उपस्थित क्या हो रहा है, तो सल्फर की उपस्थिति भी यहाँ पर है, और किसी मिनरल्स की नहीं। ओनली हम देख रहे हैं कि सल्फर की क्या यहाँ पर उपस्थिति है, जिसकी वजह से त्वचा को रंग क्या कर रहा है, प्रदान करने में सहायक हो रहा है। अब यहाँ तक हमने इसमें देखा था, ये हमारा क्या था, पूरा सल्फर का कार्य था। देखिए सल्फर हमारे शरीर में कितनी मात्रा में आवश्यक है, इसके क्या कार्य है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही इसमें सल्फर के बारे में हमें देखना। और एक हमारा इसमें देखते हैं, जो कि हम बात करते हैं कैडमियम की। किसकी, कैडमियम की। कैडमियम ये भी हमारा एक मिनरल्स है, खनिज लवण है। गौड़ या द्वितीयक खनिज लवण है। कैडमियम हमारा क्या है, गौड़ या फिर एक द्वितीयक की क्या है, हमारे शरीर में खनिज लवण है।
यह वयस्क व्यक्ति के शरीर में 30 mg पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में वयस्क व्यक्ति के शरीर में 30 पाया जाता है। सिर्फ इतना ही इसमें। और एक लाइन इसमें देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसकी बीमारी के बारे में पूछता है कि कैडमियम से कौन सी क्या है रे बीमारी हो रही है। तो इससे हमें सिर्फ एक बीमारी देखने को मिलती है, और वह है ये क्या कहते हैं, इटाई इटाई रोग। अगर इस कैडमियम की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाए, तो इटाई इटाई रोग देखने को मिलता है। कैडमियम की यदि हमारे शरीर में अधिकता हो रही तो कौन सा रोग देखने को हमें मिला है, इटाई इटाई नामक एक हमारा रोग है जो देखने को। फिर रक्तचाप को क्या करता है, सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में, सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। कैडमियम का हमारे शरीर में बस इतना ही रोल है। हमारे यूनिट्स, हमारे चैप्टर या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही है कि हमारे शरीर में क्या कर रहा है, द्वितीय खनिज लवण है 17 के अंतर्गत। फिर हमने देखा वयस्क के शरीर में 30 mg पाया जाता है, और इसकी अधिकता से इटाई इटाई रोग हो जाता है। और यहाँ पे रक्त प्रेशर क्या कर, उसकी मात्रा को सामान्य बनाए रखने का ये कार्य कर रहा है। कैडमियम का इतना ही हमारे शरीर में कार्य। इसके बाद देखते हैं सिलिकॉन की बात करते हैं। किसकी, सिलिकॉन की। यह भी हमारा गौड़ द्वितीयक खनिज लवण है। क्या है, द्वितीयक। सिलिकॉन हमारा द्वितीयक खनिज और गौड़ खनिज लवण है। यह अस्थियों के खनिजीकरण के लिए आवश्यक है। किसके, अस्थियों की। अस्थियों की अस्थियों की खनिजीकरण। किसकी बात हो रही है, अस्थियों की खनिजीकरण। खनिजीकरण के लिए आवश्यक है। करण के लिए क्या है, आवश्यक है। तो जो सबसे इसका मुख्य अस्थियों की खनिजीकरण की बात हो रही, यहाँ पर इसके लिए क्या है, ये आवश्यक है। फिर देखते हैं कि अस्थियों तथा संयोजी ऊतकों के निर्माण में भी आवश्यक होता है। अस्थियों तथा संयोजी ऊतकों, संयोजी ऊतकों के के निर्माण के लिए आवश्यक है। के निर्माण में, के निर्माण में भी आवश्यक होता है। कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमारा ये था कि द्वितीय के गौड़ क्या है, कहते खनिज लवण था। क्या है, तो द्वितीय की खनिज लवण है। सेकंड, अस्थियों की किसमें, खनिजीकरण में आवश्यक है। और लास्ट इसकी बात है कि जो अस्थियों तथा संयोजिक होते हैं, जो कार्टिलेज हम जिसको बोलते हैं, टिश्यूज कार्टिलेज बोलते हैं, इसमें क्या होती है, उपास्थियां। ठीक है, जो हड्डियां होती बहुत लचीली होती, जो अभी ठीक प्रकार से कठोरता प्रदान नहीं कर पाती है, तो उनके निर्माण में भी क्या आवश्यक है, सिलिकॉन हमारा आवश्यक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, कैडमियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो गया। अब देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की बात कर रहे हैं। किसकी, मैग्नीज की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीज भी क्या कह रहे हैं, हमारे शरीर, इसकी खोज हुई थी सबसे पहले 1936 से 37 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोज 1936 से 37, कब,
36 से 37 में किया गया था। किसकी खोज? मैग्नीज की खोज 1936 से 37 में क्या की गई थी। और वैसे व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना? लगभग की बात हुई, तो करेक्ट आंसर की बात नहीं हो रही। वैश्य के शरीर में लगभग 15 से 20 mg पाया जाता है। 15 से 20। 15 से 20 mg क्या हो रहा है? मैग्नीज हमारे शरीर में एक वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में पाया जा रहा है और शरीर के समस्त तंतुओं में, तरल पदार्थों में पाया जाता है। शरीर की समस्त समस्त मतलब पूरे की बात हो रही, ओवरऑल की बात हो रही है। तो शरीर की समस्त तंतुओं एवं तरल पदार्थों में पाया जाता है। तंतुओं एवं तरल पदार्थों में पाया जाता है। मैग्नीज की बात हो रही है कि हमारे तंतु एवं तरल पदार्थों में क्या हो रहा है? पाया जा रहा है। कहाँ पे? तंतुओं और तरल पदार्थों में। 15 से 20। और कब इसकी खोज हुई थी? 1936 से 37 में। अब इसकी हम लोग कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्य देखते हैं। मैग्नीज के हमारे शरीर में क्या कार्य, कार्य के बारे में बात करते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। सबसे पहले जो इसका मुख्य कार्य, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। तो हमारे ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? मैग्नीज सहायक हो रहा है। फिर सेकंड इसका कार्य देखिए, प्रजनन में भी क्या होता है? सहायक होता है। सेकंड जो इसका कार्य देखेंगे, प्रजनन में सहायक होता है। प्रजनन में सहायक। मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो दोनों के प्रजनन में क्या हो रहा है? मैग्नीज हमारा सहायक होता है। अब इसकी थर्ड बात करते हैं, हार्मोन्स के श्रावण में भी क्या होता है? सहायक होता है। हार्मोन्स के श्रावण में सहायक होता है। कौन? मैग्नीज। मैग्नीज क्या करे? हमारे हार्मोन्स के श्रावण में भी सहायक होता है। मस्तिष्क नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाने में भी सहायक होता है। मस्तिष्क नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। बनाने में सहायक होता है। कौन सहायक हो रहा है? हमारा मैग्नीज सहायक हो रहा है। इसके बाद हम इसके देखते हैं, तो हमने मैग्नीज के बारे में देखा कि इसकी खोज कब हुई थी और हमारे शरीर में क्या इसके क्या क्या कार्य थे। इसके कुछ हमारे शरीर में कार्य थे, दो चार, जो हमने उसको देख लिया था। अब हम देखिए प्रभाव, तो अस्थि संस्थान को प्रभावित करता है। प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, तो अस्थि संस्थान को प्रभावित करता है। अस्थि संस्थान को प्रभावित करता है। किसको? अस्थि संस्थान को क्या कर रहा है? मैग्नीज के प्रभावित कर रहा है। और सेकंड हम इसमें देखें तो मंद प्रजनन होती है। प्रजनन जो गति होती है धीरे होती है। मंद प्रजनन
जो प्रजनन गति होती वो क्या होती, धीरे हो जाती, स्लो हो जाती, कुछ पार्ट्स क्या होते, काम करना बंद कर देते यदि हमारे शरीर में मैग्नीज की कमी हो जाए तो। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं, जैसे कि मैग्नीज की खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, मैग्नीज की खदानों में, मैग्नीज की खदानों में काम करने वाले, काम करने वाले, काम करने वाले किसकी बात हो रही है, काम करने वाले वर्कर की बात है, श्रमिक की बात हो रही है, श्रमिक। तो इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, विषैलापन प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, विषैला प्रभाव देखने को मिलता है, विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। विषैला प्रभाव से हम देखते हैं जैसे कि क्या होता है, उनको सांस लेने में समस्या होने लगती है, क्या हो जाती है, सांस लेने में समस्या हो जाती है, शरीर में ऐंठन हो जाता है, कपकपी होने लगता है, सांस लेने में समस्या, सांस लेने में समस्या, शरीर में क्या होने लगता है, कपकपी, शरीर में सांस लेने में समस्या और शरीर में कपकपी, फिर बेचैनी और अनिद्रा भी देखने को हमें मिलती है। बेचैनी देखते हैं, अनिद्रा और सांस लेने की समस्या, तो ये जो हमारे इसके प्रभाव है, जो हमें इफेक्ट है, क्या करते हैं, इसमें जो वर्कर होते हैं, जो कार्य करते हैं, तो उसके अंदर इन चीजों को देखने को हमें मिलता है, किससे, मैग्नीशियम से। अब एक हम इसमें देखते हैं, हमने क्या किया, टोटल हमने खनिज लवण पढ़ा, मिनरल्स पढ़ा, हम लोग ने जो खनिज लवण टॉपिक पढ़ा था, तो हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी पाई जा रही थी, हमारे शरीर में इसकी मात्रा 4% पाई जा रही थी। फिर हमने इसे क्या किया था, दो भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि हमारे कुल कितने प्रकार के हो रहे थे, कुल ये हमारे शरीर में 24 प्रकार के हो रहे थे, कुल प्रकार 24, कुल कितने प्रकार के हो रहे थे, 24 प्रकार के ये हो रहे थे। 4% हमारे शरीर में, कुल मात्रा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 4%, और कुल कितने प्रकार के हो रहे थे, 24 प्रकार के हो रहे थे, जिसको हम लोग ने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। एक हमारा था कितने भागों में, दो भागों में, पहला था हमारा प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक भी हम देख रहे थे कि जो हमारे प्राथमिक है, जो हमारे मेजर है, जो हमारे मुख्य है, वो कितने प्रकार के पाए जा रहे थे, 7 प्रकार के पाए जा रहे थे। और अगर हम गौड़ की बात कर ले, द्वितीय की बात करें, तो ये हमारे शरीर में कितने प्रकार से पाए जा रहे, 17 प्रकार के थे। इसमें हमारे 7 की बात कर रहे थे और इसमें हमारे 17, टोटल 24, कितने की बात हुई, 24 की बात, क्योंकि 24 ही प्रकार थे ना हमारे शरीर में खनिज लवण के, कितने थे, 24 ही प्रकार थे। तो 24 में 7 हमारे प्राथमिक या द्वितीयक हो गए और 17 हमारे कितने हो गए, द्वितीयक में हो गए। अभी जो 4% हमारे शरीर में पाया जा रहा था, तो जो इसमें मुख्य था ना, तो 2% हमारा सब क्या, कौन लेके जा रहा था, कैल्शियम लेके जा रहा था, कौन, कैल्शियम, 2% हमारा कैल्शियम लेके जा रहा था, और 1% हमारा फास्फोरस लेके जा रहा था। 2 और 1 तो 3% खत्म, बचता है कितना, 1%। तो जितने भी हमारे ओवरऑल और बचे सारे मिनरल्स जो हमारे सारे मिनरल्स है 1% के अंतर्गत आते, 1% को हम 100% मान रहे थे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो, लेकिन कितने अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद भी है, और वही जो कम मात्रा हमारे शरीर में मौजूद है, आवश्यक भी हमारे लिए वो उतना ही है। ये सब हमारे द्वितीयक है।
इन दोनों को अगर हम छोड़ दे तो कैल्शियम और फास्फोरस को छोड़ दे तो खनिज लवण हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, नियामक का कंट्रोलिंग का कार्य करता है। तो ही प्रकार से का उत्प्रेरक तत्व माना जाता है। खनिज लवण क्या माने जाते हैं? उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व हमारे शरीर के लिए माने जाते हैं। तो मिनरल्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म।